गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11वीं क्लास की 21वीं वीडियो हमारी चल रही है। सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं। टॉपिक हमारा कंटिन्यू गुणोत्तर श्रेणी का चल रहा है और गुणोत्तर श्रेणी में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था हमने, सिर्फ हमने ये बताया था कि भाई टीएन का फॉर्मूला कहाँ से क्रिएट हो रहा है, कैसे बन रहा है। आज हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि भाई ये जो गुणोत्तर श्रेणी में योगफल का फॉर्मूला है वो कैसे क्रिएट होता है, और बनाने के प्रोसेस पे बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम केवल बात कर रहे हैं कि फॉर्मूला क्या होगा और कैसे हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो श्रेणी है ये आपके पास नहीं है, तो पहले हम एक दो क्वेश्चन वैसे कर लेते हैं कि भाई इसका जो nवां पद होता है वो कैसे निकलता है ना। पहले ये देख लेते हैं। अभी बुक के हिसाब से हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला आ जाता है कि कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 4 आ गया और फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गया, 32 हो गया। इस तरह से कोई सीरीज़ हमको दी गई और हाँ, गुणोत्तर श्रेणी को हम बोलते हैं जीपी, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो वैल्यू बन रही है वो ये बन रही है। तो हमने निकाल लिया कि इसका प्रथम पद क्या है। तो इसका जो प्रथम पद है वो a है और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 4 के बराबर आ रही है। अब हम निकाल देते हैं सार्व अनुपात। वहाँ पे सार्वंतर निकलता है, यहाँ पर सार्व अनुपात निकलता है और उस सार्व अनुपात को हम क्या नाम देते हैं, उस सार्व अनुपात को हम नाम देते हैं r। और प्रोसेस क्या बताया था मैंने कि सार्व अनुपात निकालने के लिए द्वितीय पद में प्रथम पद का भाग देते हैं। तो द्वितीय पद में प्रथम पद का भाग दे दिया, यानी 8 में आपने 4 का भाग दे दिया, तो आंसर कितना आ गया, 2। यानी ये जो r आया है वो 2 है। अब आपसे ये पूछ लिया कि भाई ये सीरीज़ दे रखी है, अब इसका 32वां पद क्या होगा, है ना। आपसे क्या पूछ लिया कि इसका 32वां पद निकालिए। अब 32वां पद निकालना है। अब वहाँ देख कर तो आपको तुरंत ही समझ में आ गया होगा कि भाई इसमें टीएन का फार्मूला लगाना है। टीएन का फार्मूला हम लगाते हैं, फार्मूले के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की है। तो टीएन बराबर ARn-1 होता है। समांतर श्रेणी के क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराए हैं, कारण उसका यही था कि आप 10th क्लास में उसको कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा डीप अभी हम नहीं जा रहे हैं। हम अपनी 11th की बुक के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं। तो जब 11th की बुक के हिसाब से बात नहीं कर रहे तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराए हैं। ठीक है, जब कभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम उसको देखेंगे, क्लास वाइज इसको हल करेंगे। तो ARn-1 आ गया, है ना, A×Rn-1, r की पावर n-1 आ रही है। ये हमने पिछले वीडियो में बात की थी इसके बारे में। तो जब हम इसमें मान रख देते हैं, पद कौन सा चाहिए आपको, 32वां। तो T32 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, T32 के बारे में बात की। अब A क्या है, 4, प्रथम पद हो गया 4। R क्या है, R है 2, तो 2 आ गया, ठीक है। n-1 का मतलब जितने पद हैं उससे कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 × 2 की पावर 31, ठीक है। अब कई बच्चे क्या सोचेंगे कि भाई इनको हल करना ज़रूरी होगा, लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा हमको यही मिलता है कि अगर बहुत बड़ा प्रोसेस बन रहा है ना, बहुत बड़ा अंक बन रहा है, तो हम उस अंक को आगे सॉल्व नहीं करते हैं, इसको एज इट इज़ यहीं का यहीं छोड़ देंगे, ज़्यादा उसको नहीं बढ़ाना। लेकिन थोड़ा बहुत प्रोसेस आप कर सकते हैं। जैसे ये 4 है तो इस 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 31 चल रही है, 2 की पावर 31 चल रही है। यहाँ पर आधार समान हैं, जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं और इसका आंसर हम दे सकते हैं 2 की पावर 33, ये आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये प्रोसेस कर देना है, पूरा हल नहीं करना, ये विशेष ध्यान रखिएगा। पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि क्वेश्चन की कोई विशेष रिक्वायरमेंट ना हो। अगर कोई ये क्वेश्चन कहीं पर हमको मिल जाते हैं ऑप्शन लेवल पर, कोई ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एग्ज़ाम हम दे रहे हैं और उसमें गुणा करके दिखा रखा है, तब तो आपको गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो जनरली ऐसा ही आंसर मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद निकालने के सवाल मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, इसको रफ कॉपी में थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बस ज़्यादा वैसे ज़रूरत नहीं है इसको हल करने की। उसके बाद आते हैं हम अपने SN के फॉर्मूले पर। SN का मतलब योगफल, है ना, सम ऑफ नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर्स निकालते हैं तो SN का फॉर्मूला बनता है। अब सम ऑफ नंबर निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए यही सीरीज़ हम ले रहे हैं कि 2 आया, 4 आया, फिर 8 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 32 आ गया, और हमसे ये कह दिया कि भाई 78 पदों का योग निकालिए, 78 पदों का योग निकालना है।
अब 78 पदों का आपको योग निकालना है। सीरीज़ हमारी गुणोत्तर श्रेणी चल रही है, गुणोत्तर श्रेणी मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रही है। तो इसके लिए जब हम काम करते हैं, प्रथम पद आ रहा है 2, आर का मान भी 2 है ना। अभी पिछले वीडियो में, ये पिछले क्वेश्चन पे ही हमने किया है। तो 4 है, 4 में आपने 2 का भाग दे दिया तो 2 आ गया। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। एन का मान क्या आया? एन का मान है 78। अब मैंने आपको जब ये वीडियो चालू की थी, पिछले वीडियो में भी बताई थी, तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने एक बात डिस्कस की थी कि भाई जो गुणोत्तर श्रेणी होती है ये असेंडिंग ऑर्डर में भी चलती है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चलती है, दोनों ऑर्डर्स बनते हैं इसके लिए। तो निश्चित है आर का जो मान होगा वो कम या ज़्यादा होगा। हो सकता है आर का मान पॉजिटिव भी आ जाए, हो सकता है आर का मान नेगेटिव भी आ जाए, दोनों बातें बनती हैं। तो इसमें योगफल में समांतर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, समांतर में सब कुछ सेम था, चाहे वो पॉजिटिव जा रहा हो डी या नेगेटिव जा रहा हो। लेकिन यहाँ पर जब आर नेगेटिव जाता है तो उसके लिए वैल्यू अलग बन जाती है, और पॉजिटिव जाता है तो उसके लिए वैल्यू अलग बन जाती है। तो पहले हम बात करते हैं एस एन की, कि यहाँ पर जब एस एन होता है यानी सम ऑफ नंबर्स होता है, तो सम ऑफ नंबर्स के लिए जब हम काम करते हैं एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो सूत्र बनता है ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। विशेष ध्यान रखिएगा, ये जो आर की पावर एन है, जल्दबाजी में कई बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। दोनों बातों में अंतर है, देखिए ध्यान से, दोनों बातों में अंतर है ना, बहुत अंतर है। तो कोई ये नहीं सोचे कि भाई इसमें और इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, सारी बातें सेम, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया। ठीक, तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जब हम इसमें मान रखते हैं तो पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हमें चाहिए 78 पदों का योगफल, तो S 78 हो गया। एक ही जगह पर 2 चल रहा है, R की पावर 2 है तो 2 की पावर n, n की जगह 78 हो गया, माइनस 1 हो गया, बटे में 2 माइनस 1 हो गया। इसको सॉल्व कर दिया, 2 इंटू 2 की पावर 78 माइनस 1, और अपॉन में 1 आएगा, 1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर इसको आप अंदर ले जाते हैं तो ये 2 की पावर 79 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो इसलिए इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। जब हमसे बुक में भी कोई क्वेश्चन कराएगा तो उसका जो आंसर होगा वो यहीं पे छोड़ा जाएगा। ठीक है, एक तो कंडीशन ये वाली आ रही है। अब देखिए, ये वाला जो है फॉर्मूला, ये तब काम करता है जब r ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ये फार्मूला कब काम करता है? जब r ग्रेटर देन 1 होता है, यानी r क्या है? सार्वनुपात, और सार्वनुपात का मान अगर 1 से ज़्यादा होता है तो हम इस वाले फार्मूले को यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, लेकिन अगर किसी कंडीशन पे ऐसा हो जाए कि r लेस देन 1 हो जाए, r लेस देन 1 हो गया, तो फिर फार्मूला क्या बन जाता है? तब फार्मूला बनता है एस एन बराबर a 1 माइनस आर की पावर n और 1 माइनस आर। ये प्रोसेस आ जाता है, एस एन बराबर a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। क्लियर, ये स्थिति हमको मिल जाती है। विशेष ध्यान रखना है, r की वैल्यू के ऊपर ये फार्मूला डिपेंड करता है, जबकि समांतर श्रेणी में ऐसा नहीं होता था, है ना। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सजग हो जाना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई r का मान 1 कैसे आ रहा हो, मतलब 1 से नीचे, 1 से नीचे मतलब नेगेटिव जा रहा है, तो नेगेटिव कैसे जा रहा है, या 1 से छोटा कैसे जा रहा है। अब मैं इसको 1 से छोटा भी कर दूंगा और नेगेटिव भी नहीं होने दूंगा, है ना, कि 1 से तो छोटा होगा लेकिन नेगेटिव भी नहीं होगा। तो क्या प्रोसेस हुआ इसका मतलब? तो इसका प्रोसेस ऐसे हुआ, जैसे मान लीजिए कि 1/2 है, फिर 1/4 है, फिर 1/8 है, फिर 1/16 है ना। ये सीरीज़ ऐसे चल रही है। अब देखिए इसको, प्रथम पद क्या बना? प्रथम पद बन गया इसका 1/2, है ना। ये चीज़ें समांतर श्रेणी में इस तरह से नहीं पढ़ी हमने, जैसा यहाँ चल रहा है। अब तो 1/2 हो गया, ये प्रथम पद हो गया। क्या चीज़ है जो लगातार गुणा हो रही है इसमें? क्या चीज़ है जो गुणा हो रही है? ये आपको छांटना है। तो इसको छांटने के लिए, अगर दिख रहा है, साफ दिख रहा है वैसे तो, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आ रही है कि भाई नहीं समझ में आ रहा, अभी तो ये तो सीरीज़ नॉर्मल है, लेकिन पेपर में ऐसा नॉर्मल थोड़ी मिलता है ना। पेपर में कई बार अंडर रूट वगैरह पे मिल जाता है, कुछ और प्रोसेस पे मिल जाता है, आपको समझ ही नहीं आया क्या करना है। तो उसका एक शॉर्टकट तरीका है कि हमने r का मान निकाला, r का मान मतलब सार्वनुपात निकाला। सार्वनुपात का मतलब होता है द्वितीय पद में
प्रथम पद का भाग दे दिया, ठीक है, द्वितीय पद में प्रथम पद का भाग दे दिया। अब द्वितीय पद क्या आ रहा है, 1/4, इस 1/4 में भाग दे दिया 1/2 का, तो ये जो नीचे वाला प्रोसेस है ये हट के ऊपर चला गया, संख्याएं पलट गई, ये कट गया और 1/2 आ गया। यानी क्या चीज़ गुणा हो रही है, 1/2। अब देखिए 1/2 यहाँ पे है, 1/2 का गुणा 1/2 से करेंगे 1/4 हो जाएगा, 1/4 का गुणा 1/2 से करेंगे 1/8 हो जाएगा, 1/8 का गुणा 1/2 से करेंगे तो कितना आ गया, 1/16 आ गया। इसी क्रम में ये आगे बढ़ता रहेगा। अब ये जो 1/2 है ये 0.5 होता है नहीं होता, ये 1/2 है, ये 0.5 होता है ना, 1/2 का मतलब आधा होता है, आधा होता है तो 0.5 हो गया। अब ये 1 से कम भी हो गया और नेगेटिव भी नहीं हुआ ना भाई, 1 से कम भी नहीं हुआ और नेगेटिव भी, 1 से कम तो हो गया लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ। नेगेटिव कब होती है संख्या, जब वो 0 से कम हो जाए तब वो नेगेटिव होती है। और जनरली हमारे दिमाग में एक चीज़ फीड है पहले से ही कि अगर हम 1 से कम हो जाएंगे तो नेगेटिव पे चले जाएंगे, तो 1 से कम नहीं नेगेटिव होता है। 0 से 1 के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, उन अनंत संख्याओं में से r का मान निकाल लिया जाता है और उसके आधार पे ये गुणोत्तर श्रेणी बना ली जाती है, ठीक है। अब ये लेस देन 1 है, जब ये लेस देन 1 है और हम इसका ये फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला देखिए इसी क्रम में फार्मूला बनता है कि Sn बराबर ये सीरीज़ है, मान लीजिए हमसे कहा गया कि इसका 20वां पद ज्ञात करिए, है ना, इसका हमसे कौन सा पद पूछ रहा है, 20वां पद पूछ रहा है। तो 20वां पद निकालने के लिए Sn बराबर ए क्या है, 1/2 है ना प्रथम पद, तो 1/2 हो गया, 1 माइनस r कितना आया, r भी 1/2 आया, 1/2 की पावर 20वां पद निकालना है, अपॉन में 1 माइनस 1/2 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। पहले a लिखा, 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 तो ऊपर चल ही रहा है, 1 माइनस 1/2 की पावर 20 हो गया, ये ऐसे ही चल रहा है। फिर 1 माइनस 1/2 हो गया, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 क्या होता है, आधा, है ना। 1 माइनस 1/2 करेंगे तो आधा हो जाएगा, आधा कर दिया, आधा से ये वाला आधा कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया 1 माइनस 1/2 की पावर 20। ये आंसर इसका हो गया। इस टाइप से आंसर निकालते हैं, इसको भी आगे सॉल्व नहीं करना है, आपको पता है, मैं बता चुका हूँ बार बार यही बात कि जब बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करते हैं, आंसर भी आपको यही मिल जाएगा। और अगर कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो जो ऑप्शन होंगे हमारे पास ABCD का ऑप्शन आते हैं कंपटीशन के अंदर, तो उसको भी हम आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी अभी मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, मैं बार बार आपसे यही बात बोल रहा हूँ कि आप इस चीज़ को ये नहीं समझें कि भाई ये इतना ही है या हम एक बहुत सरफेस लेवल पे बात कर रहे हैं तो हम अभी डीप नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल भी डीप नहीं जा रहे हैं। यही बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं हमारे पास जो हमें समझानी पड़ती हैं, और वो जब बच्चा फेस टू फेस होता है ना तभी वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। कोई माइंड में आपके क्वेश्चन आते हैं, दुनिया भर के क्वेश्चन आपके माइंड में चलेंगे, जब इनके डिटेल्स आप पहली बार पढ़ेंगे तो 10वीं लेवल से हट के जब हम 11th लेवल पे जाते हैं तो वो लेवल बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने 8th पास करने के बाद जब आप 9th में गए थे तो आपकी मानसिक स्थिति क्या थी, वही सेम सिचुएशन यहाँ पर आती है कि 8th का जो बच्चा होता है वो एक नॉर्मल चीज़ पढ़कर और 9th की जब बुक को देखता है, 9th की बुक को पढ़ता है तो उसके माइंड में कितने सारे सवाल आते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आएगी कि 10वीं की एक नॉर्मल बुक को देखकर, अब भी आपको लग रहा होगा कि भाई 10वीं में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो 10वीं की एक नॉर्मल बुक को देखकर जब हम 11th की मैथ्स की बुक को देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पे हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। पर अभी सिचुएशन नहीं है, है ना, जो माहौल चल रहा है उस माहौल के आधार पर हमें एक ये टेम्परेरी काम करना पड़ा है। तो उस टेम्परेरी काम के अकॉर्डिंग केवल आपको इतना इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि हम इस प्रकार की चीज़ें पढ़ेंगे, ये नहीं कह रहा हूँ कि यही पढ़ेंगे, है ना, इस प्रकार की चीज़ें हमारे पास आएंगी और धीरे धीरे हम इस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे, फेस टू फेस होंगे, तो इनकी बहुत सारी डीपली बातें मैं आपको बता दूँगा। वो आपके कंपटीशन लेवल पे भी काम आएंगी, है ना, और वो आपके बुक में तो काम आएंगी। तो बुक के तो पार्ट को हम छोड़ेंगे नहीं, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा देखना है। इसको एक बार और देख लीजिए और उसके बाद फिर हम आते हैं अपने एक अगले टॉपिक पर आते हैं। और अगला टॉपिक जो हमारा आता है इसी में ही, श्रेणी में ही आता है, और उसका नाम होता है हरात्मक श्रेणी, है ना। हरात्मक श्रेणी का
जो क्वेश्चन होता है ये एक विशेष कंडीशन से आता है, और कंपटीशन में कोई भी कंपटीशन ले लीजिए आप, अभी नहीं बताऊंगा मैं उस चीज़ को कि कौन से कंपटीशन में क्या कंपटीशन होगा, क्या सवाल होगा, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि अगर हम औसत का टॉपिक लेते हैं किसी भी कंपटीशन में, देखिए सब में आता है, पटवार में भी आता है, आरपीएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो रही है, सेकंड ग्रेड हो रही है, फर्स्ट ग्रेड हो रही है, उनमें भी आता है ना, थर्ड ग्रेड में भी आ रहा है, रीट में भी आ रहा है, और एसटीसी में भी आया है, और पटवार, ग्राम सेवक वगैरह, रेलवे वगैरह की कई सारी एग्ज़ाम है, बैंक्स की एग्ज़ाम है, सब में एक औसत का टॉपिक जुड़ा हुआ होता है। उस औसत को हम मान लेते हैं कि भाई ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, छठी क्लास में हमने पढ़ा था, तो ये तो जाहिर सी बात है भाई, बोलते हैं आरपीएससी वाले, बोल देते हैं कि ये 10th क्लास के लेवल की मैथ रहेगी आपकी, और आप लोग 10th क्लास के लेवल पे ही तैयारी करते हैं, तो कुछ नहीं मिलता, हमें पेपर ही नहीं मिलता, ऐसा लगता ही नहीं कि 10th लेवल पे है, पता नहीं कहाँ से लेवल आ रहा है। तो जो औसत का टॉपिक है ना, औसत शब्द का जो टॉपिक है, उसमें एक औसत चाल का सवाल आता है, और वो इस टॉपिक में से आता है, हरात्मक श्रेणी में से। अभी नहीं बताऊंगा कि क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे हल होगा, क्योंकि ये बातें अभी हम बाद में करेंगे। अभी तो मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि भाई हरात्मक श्रेणी होती क्या है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो ही श्रेणी होती हैं, एक समांतर श्रेणी होती है, एक गुणोत्तर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या हुआ, समान अंतर से कोई संख्या जुड़ती चली जाए या घटती चली जाए, समांतर श्रेणी बन जाती है। गुणोत्तर श्रेणी की जब हम बात करते हैं तो गुणोत्तर श्रेणी का मतलब किसी अनुक्रम के अंदर, किसी श्रेणी के अंदर, किसी प्रोग्रेशन के अंदर लगातार कोई संख्या गुणा होती हुई चली जाए तो गुणोत्तर श्रेणी बन जाती है। लेकिन अगर हम समांतर श्रेणी के पदों को, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये है, ये समांतर श्रेणी बन रही है ना, इस समांतर श्रेणी के पदों का व्युत्क्रम कर दें, अपॉन में ले आए इसको, तो देखिए 1/2 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। अभी मैंने इसीलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था, है ना, मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था गुणोत्तर श्रेणी में कि 1/2 आया, 1/4 आया, 1/8 आया, 1/10 आया, वो 16 आया, इस तरह से चलते जाएंगे। तो इस वाले में और इस वाले में अंतर है या नहीं है, देखिए ध्यान से, जब आप इसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो समांतर भी नहीं है। इसको अभी इसको नहीं देखना, अभी आप इसको देखिए कि 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है, 1/8 है, 1/10 है। अब आप देखेंगे कि भाई इसको इसमें से घटाइए, इसको जब इसमें से घटाएंगे तो 1/2 माइनस का आ रहा है, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/2 माइनस का नहीं आएगा, है ना, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/2 माइनस का नहीं आएगा, तो समांतर नहीं बन रही। बात समझ में आ रही है कि भाई समांतर नहीं है। कोई संख्या गुणा हो रही होगी तो कोई संख्या गुणा भी नहीं हो रही। अब कोई संख्या गुणा भी नहीं हो रही, कोई संख्या जुड़ भी नहीं रही, तो ये समांतर भी नहीं बन रही और ये गुणोत्तर भी नहीं बन रही। अब ये गुणोत्तर नहीं है, समांतर नहीं है, तो क्या है ये, तो आपको ये देखना है कि क्या इसमें नीचे वाले पदों में समांतर श्रेणी बन रही है, केवल नीचे नीचे के पदों में समांतर श्रेणी बन रही है। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर आप इसको उल्टा कर दें, है ना, इसको उल्टा कर दें, व्युत्क्रम कर दें इसका, जब इसका अगर व्युत्क्रम कर देंगे तो समांतर श्रेणी तैयार हो जाएगी व्युत्क्रम करने पर, और उसका उल्टा व्युत्क्रम कर दें, यानी समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम कर दें, तो जो श्रेणी हमारे पास तैयार होती है उसे क्या बोल देते हैं, उसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं, और इसका नाम क्या होता है, हरात्मक श्रेणी। ठीक है, ठीक है, ये स्थिति आपको समझ में आ रही है कि 3 श्रेणियां हमने बताई, लेकिन 2 मेन होती हैं, बस एक समांतर श्रेणी मेन है, एक गुणोत्तर श्रेणी मेन है, और जो हरात्मक श्रेणी है वो अपने आप में कोई नई श्रेणी नहीं है। उसके बारे में हमने क्या बोला कि अगर हम समांतर श्रेणी के पदों को व्युत्क्रमित कर दें, है ना, व्युत्क्रम में लिख दें, तो उससे एक तीसरी श्रेणी बन जाती है, और वो श्रेणी क्या है, वो श्रेणी होती है हरात्मक श्रेणी। और हरात्मक श्रेणी का जो प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा, वैसे तो डेली लाइफ में तो कहीं भी यूज़ नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़े से कंपटीशन लेवल पे इसको हम बोल सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि जब हम कोई औसत का टॉपिक करते हैं तो उसमें से एक औसत चाल का टॉपिक आता है, उसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन से कर सकते हैं और बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो जो भी कंपटीशन लेवल पे कोचिंग्स वगैरह चल रही होती हैं, जो पढ़ा रहे होते हैं ना, मैथ्स पढ़ाते हैं, ट्रिकी मैथ बोलते हैं ना उसको, ट्रिकी मैथ। ट्रिकी मैथ का मतलब क्या होता है कि उसमें चीज़ों को बहुत डीपली नहीं जाना होता, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना होता,
एक लाइन में कितना भी बड़ा सवाल हो चाहे उसको 1 या 1.5 लाइन में करके फिनिश कर देते हैं, तो वो ट्रिकी मैथ कहलाती है। उस ट्रिकी मैथ के अंदर ये हरात्मक श्रेणी बहुत ज़्यादा औसत के अंदर काम आती है, औसत चाल के लिए। तो यही चीज़ें हमें आगे पढ़ने को मिलती हैं जब भी हम कोई कंपटीशन देते हैं। तो कंपटीशन लेवल पे इसीलिए मैथ्स का बच्चा बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले ही बता देते हैं, और जब वो वहाँ जाके तैयारी करते हैं, किसी भी कोचिंग में आप आगे जाते हैं, तैयारी करते हैं मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे और भी इंटरेस्टिंग होंगी। ठीक है।